अर्नव ये सोच ही रहा था, तभी गोपाल उससे कहता है, सर अब तो आप मानते हैं ना कि वो शायद सच में है और वो यहाँ लोगों को मार रहा है। शायद उसने ही इतने लोगों को कैद भी किया था। अर्नव गोपाल पर गुस्सा करते हुए कहता है, नहीं, मैं अभी भी इन फालतू बातों पर विश्वास नहीं करता। उस दिन बंगले में अंधेरा था, मैंने कुछ भी साफ साफ नहीं देखा है, इसीलिए हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि हम पर किसने अटैक किया है। अर्नव की बातें सुनकर गोपाल अपना सर पकड़ लेता है। अमन चुपचाप वहीं खड़ा रह जाता है। इधर युवराज के ऑफिस में युवराज और सुहानी काउच पर बैठे थे। सुहानी की आंखें नम थीं और उसने युवराज को हक किया था। युवराज इस वक्त दो तरह की फीलिंग्स एक साथ महसूस कर रहा था। एक तो उसे सुहानी का उसके इतने करीब होना बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा वो कुछ अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा है। थोड़ी देर बाद सुहानी को होश आता है। उसे एहसास होता है कि वो कब से युवराज की बाहों में है। ये एहसास होते ही सुहानी का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे से युवराज पर अपनी पकड़ ढीली करती है और धीरे धीरे उससे अलग होती है। ये देखकर युवराज भी अपना हाथ सुहानी से हटा देता है। कुछ ही पलों में सुहानी युवराज से अलग होकर अपनी जगह पर आ जाती है। वो दोनों अब खामोश थे और एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। अब उन दोनों को ही काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। तभी सुहानी की नजर युवराज के शर्ट पर जाती है। युवराज का शर्ट गीला हो गया था। सुहानी को समझने में देर नहीं लगी कि ये उसके आंसुओं की वजह से हुआ है। सुहानी को अब और अजीब महसूस हो रहा था। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए युवराज से कहती है, सर वो आई एम सॉरी। युवराज समझ नहीं पाता कि सुहानी उससे सॉरी क्यों कह रही है। युवराज कहता है, किस लिए? सुहानी शर्मिंदगी के साथ युवराज की शर्ट पर अपनी उंगली पॉइंट कर देती है। युवराज अपनी शर्ट को देखता है। अब उसे सारी बातें समझ आ जाती हैं। वो सुहानी से कहता है, इट्स ओके। सुहानी अभी भी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। ये देखकर युवराज टॉपिक बदलते हुए कहता है, अब तुम ठीक हो? सुहानी भी अपनी नजरें झुकाए हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि वो एक दूसरे से क्या कहें। कुछ देर तक दोनों के बीच यही खामोशी बनी रहती है। कुछ सोचने के बाद युवराज सुहानी से कहता है, सुहानी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुहानी कहती है, क्या? युवराज सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, उस दिन निशा ने कहा था कि तुम्हें अपने बचपन की कोई बात याद नहीं है और तुम अडॉप्टेड हो। सुहानी अपनी नजरें उठाकर युवराज को देखती है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पर्सनल बात वो युवराज से शेयर करे या नहीं, लेकिन सुहानी युवराज पर पूरा भरोसा करती थी, इसलिए वो युवराज को सच बताने का डिसीजन लेती है। वो कहती है, जब मैं 7 साल की थी तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। शायद उस एक्सीडेंट की वजह से मेरी मेमोरी चली गई। मुझे अपने 7 साल की उम्र से पहले की कोई भी बात याद नहीं है। युवराज अनजान बनते हुए सुहानी से कहता है, तो क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? सुहानी कहती है, मम्मी पापा भी मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने मेरे एक्सीडेंट के बाद ही मुझे अडॉप्ट किया था। युवराज अपना अगला सवाल करता है, तो क्या तुम ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? सुहानी कहती है, सर मैंने बताया ना, मुझे एक्सीडेंट से पहले की कोई भी बात याद नहीं है। लेकिन ये कहते हुए सुहानी रुक जाती है। लेकिन क्या? युवराज फौरन कहता है। सुहानी कुछ याद करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था और कार खाई में गिर गई थी। युवराज चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे सालों से एक सपना आता है। मैं देखती हूँ कि मैं एक कार की फ्रंट सीट पर बैठी हूँ और एक आदमी कार ड्राइव कर रही है। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। तभी अचानक कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर खाई में गिर गई। युवराज सोच में पड़ जाता है। इसका मतलब
उस रात मिस्टर सक्सेना के साथ सुहानी भी कार में थी, लेकिन वो उस एक्सीडेंट से बच गई। लेकिन इतने भयानक एक्सीडेंट से कोई कैसे बच सकता है? युवराज सुहानी से कहता है, क्या तुमने सपने में ये नहीं देखा कि तुम उस एक्सीडेंट से कैसे बच गई? सुहानी नाम में सर हिला देती है। युवराज कहता है, सुहानी, क्या तुम्हें कभी अपना पास्ट जानने की कोशिश नहीं की, या कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जिससे तुम्हारी मेमोरी वापस आ सके? सुहानी कहती है, हाँ, मैंने ट्रीटमेंट लिया था ना। पापा मुझे एक डॉक्टर के पास ले जाते थे। उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दिया था जो मैं बचपन से ले रही हूँ, लेकिन अब तक मुझे कुछ भी याद नहीं आया है। कुछ देर रुककर सुहानी आगे कहती है, लेकिन इस मेडिसिन से मुझे एक फायदा हुआ। युवराज पूछता है, कैसा फायदा? सुहानी जवाब देती है, एक्सीडेंट के बाद जब से मुझे होश आया था तब मुझे बहुत डरावने सपने आते थे, लेकिन जब पापा ने मुझे मेडिसिन देना स्टार्ट किया तो मुझे डरावने सपने आने बंद हो गए थे। कुछ सोचते हुए सुहानी आगे कहती है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। युवराज सवालिया नजरों से सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी कहती है, शिमला आने के बाद से मुझे वैसे ही सपने फिर से आने लगे हैं। मैं तो अभी भी वो मेडिसिन लेती हूँ, फिर पता नहीं क्यों अब मुझे उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। पूरी बात सुनकर युवराज को कुछ शक होने लगता है। वो सुहानी से कहता है, क्या तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने की कोशिश नहीं की? सुहानी कहती है, नहीं, पापा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं अपने पास्ट के बारे में बात करूं, इसलिए मैंने भी इन सब बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। युवराज को सुहानी की ये बातें कुछ अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी के पापा ने उसका पास्ट जानने की कोशिश क्यों नहीं की और बिना सुहानी का पास्ट जाने उसे अडॉप्ट कैसे कर लिया। युवराज अंदर से तो काफी परेशान था, लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा था। वो सुहानी से कहता है, मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम एक काम करो, मुझे अपनी मेडिसिन के डिटेल्स दे दो। मैं एक बार उनसे तुम्हारा केस डिस्कस कर लूंगा, शायद तुम्हारी कोई हेल्प हो जाए। सुहानी युवराज की बात पर भरोसा करते हुए उसे अपनी मेडिसिन के डिटेल्स दे देती है। युवराज सुहानी से वो डिटेल्स लेकर किसी को भेज देता है और फिर सुहानी से कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर से मिलने जाना होगा। ये कहते ही युवराज के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसका चेहरा फिर से कठोर हो जाता है और उसकी आंखों में गुस्से के भाव आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी युवराज ने कुछ महसूस किया है। युवराज काउच से उठकर कहता है, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सुहानी को युवराज का अचानक बदला हुआ मूड समझ नहीं आता। वो काउच पर बैठे बैठे कंफ्यूज होकर युवराज को देखने लगती है। युवराज इस बार थोड़ी सख्ती से कहता है, मैंने कहा ना, यहाँ से जाओ अभी। सुहानी अपना मुंह बनाकर युवराज को घूरती है और फिर वहां से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। सुहानी कुछ कदम ही आगे बढ़ पाई थी, तभी युवराज उससे कहता है, रुको। सुहानी को समझ नहीं आता कि युवराज आखिर चाहता क्या है। अभी तो उसने सुहानी को वहां से जाने के लिए कहा था और अब खुद उसे रोक रहा है। सुहानी कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ती है। युवराज काफी सीरियस लग रहा था और उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट दिख रही थी। इससे पहले सुहानी कुछ समझ पाती, ऑफिस का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुलता है। वो आवाज सुनकर सुहानी डर जाती है। युवराज की आंखों में गुस्सा था और वो ऑफिस के दरवाजे को ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज जानता था कि अब वहां कौन आने वाला है। सुहानी भी कंफ्यूज होकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। अगले ही पल उस दरवाजे से पद्मिनी अंदर आती है। युवराज वहां खड़ा पद्मिनी को गुस्से से घूर रहा था। पद्मिनी को देखकर सुहानी डर जाती है और अनजाने में ही उसके कदम पीछे होने लगते हैं। पीछे जाते हुए सुहानी युवराज के करीब पहुंच जाती है। पद्मिनी युवराज के ठीक सामने आकर रुक जाती है। पद्मिनी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। पद्मिनी युवराज को देखते हुए अपने मन में कहती है, मेरे कहने के बावजूद तुम अभी भी इसके साथ हो। युवराज का चेहरा भी कठोर हो गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे जो अभी अभी पद्मिनी ने अपने मन में कहा था उसे युवराज ने सुन लिया हो। पद्मिनी के इस तरह देखने से सुहानी बहुत ज्यादा डर जाती है। सुहानी को फिर से पद्मिनी का वही बर्ताव याद आ रहा था जो उसने अपने ऑफिस में सुहानी के साथ किया था। पद्मिनी ने सुहानी को युवराज से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन आज फिर से वो युवराज के साथ थी। सुहानी की पकड़ युवराज के हाथ पर मजबूत होती जा रही थी। युवराज को एहसास होता है कि पद्मिनी के इस तरह घूरने से सुहानी डर रही है। युवराज एक कदम आगे बढ़कर सुहानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब सुहानी और पद्मिनी के बीच युवराज था, जैसे वो सुहानी को प्रोटेक्ट कर रहा हो। युवराज के ऐसा करने से पद्मिनी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो युवराज की आंखों में देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे मजबूर मत करो। युवराज पर पद्मिनी के एक्शन का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही पलों में वहां का माहौल बदलने लगता है। अचानक से वहां तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिससे ऑफिस की खिड़कियां खुल और बंद हो रही थीं। ऑफिस की लाइट्स बार बार जल और बुझ रही थी। खिड़की से आ रही तेज हवाओं से पद्मिनी के बाल उड़ रहे थे। उस जलती बुझती लाइट्स में पद्मिनी का खूबसूरत चेहरा भी सुहानी को बहुत डरावना लग रहा था। युवराज को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और यही बात पद्मिनी का गुस्सा और बढ़ा रही थी। पद्मिनी की गुस्से से लाल आंखें युवराज के चेहरे से हटकर उसकी कलाई पर जाती हैं। जैसे ही पद्मिनी की नजर युवराज की कलाई के निशान पर पड़ती है, युवराज को अपने उस निशान पर तेज जलन होती है। जैसे जैसे पद्मिनी उस निशान को घूर रही थी, युवराज की कलाई की जलन बढ़ती जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे पद्मिनी उस निशान के जरिए युवराज को दर्द दे रही हो। अब युवराज को तकलीफ होने लगी थी, लेकिन ये भाव उसके चेहरे तक नहीं आ रहे थे। युवराज की जलन धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। पद्मिनी अपनी आंखों से अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन युवराज बिल्कुल उसी तरह वहां खड़ा रहता है। युवराज का इस तरह कुछ रिएक्ट ना करना पद्मिनी का गुस्सा और बढ़ा रहा था। युवराज के पीछे खड़ी सुहानी को पद्मिनी और युवराज की इस लड़ाई के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। वो बस खुद को युवराज के पीछे छुपा रही थी। सुहानी ने युवराज का हाथ पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसका हाथ फिसलकर उसकी कलाई तक आ जाता है। जैसे ही सुहानी का हाथ युवराज की कलाई पर पड़ता है, युवराज का दर्द कम होने लगता है। कुछ ही देर में युवराज को इस बात का एहसास होता है और वो पद्मिनी को छोड़कर सुहानी को देखने लगता है। सुहानी अभी भी घबराई हुई पद्मिनी को देख रही थी। सुहानी को देखते हुए युवराज अपने मन में कहता है, ये कैसे हो सकता है? सुहानी के छूने पर मेरा दर्द ठीक कैसे हो गया? सुहानी के छूने से युवराज का दर्द कम कैसे हो गया? क्या वो सुहानी के किसी बड़े राज से अनजान है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। युवराज हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी के छूने से ही उसका सारा दर्द खत्म कैसे हो गया, खासकर वो दर्द जो पद्मिनी उसे दे रही थी। पद्मिनी भी ये देखकर हैरान थी कि उसके इतने जोर लगाने पर भी अब युवराज को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। वहां से जाते हुए पद्मिनी की एक नज़र ऑफिस की खिड़की की तरफ जाती है। वहां एक लड़की खड़ी थी। पद्मिनी के देखते ही वो लड़की दीवार के पीछे छुप जाती है। ये वही लड़की थी जिसने अर्नव की जान बचाई थी। वो छुपकर ये सारा सीन देख रही थी। उस लड़की को देखने के बाद भी पद्मिनी कुछ रिएक्ट नहीं करती और गुस्से में वहां से चली जाती है। वो लड़की बचते हुए वहां से दूर जाकर रुक जाती है और अपने आसपास देखती है। किसी को वहां ना पाकर वो अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करती है और कहती है, उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, हमें जल्द ही अपना काम पूरा करना होगा। कॉल कट करने के बाद उस लड़की के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो कहती है, युवराज दीवान, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। तुम्हें हर उस दर्द की भरपाई करनी होगी जो तुमने हमें दिया है। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
ये कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। इधर युवराज के ऑफिस से पद्मिनी जा चुकी थी। सुहानी अभी भी युवराज की कलाई पकड़े हुए दरवाजे को देख रही थी। उसे डर था कि कहीं पद्मिनी फिर से ना आ जाए। वहीं युवराज एकटक सुहानी के चेहरे को देख रहा था। सुहानी को देखते हुए वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सुहानी सबसे अलग क्यों है। उसके छूते ही पद्मिनी की शक्तियों ने युवराज को तकलीफ देना क्यों बंद कर दिया। तभी सुहानी दरवाजे पर ही अपनी नजरें बनाए हुए कहती है, लगता है वो चली गई। सुहानी की आवाज सुनकर युवराज होश में आता है। होश में आते ही युवराज को एहसास होता है कि वो सुहानी के बहुत करीब है। पद्मिनी के डर से सुहानी को इस बात का एहसास नहीं था। युवराज धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर कुछ कदम पीछे ले लेता है। युवराज कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी को भी इस बात का एहसास होता है और वो कुछ कदम पीछे होकर कहती है, सॉरी, वो मैं डर गई थी, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। युवराज कहता है, क्यों, क्या उसने तुम्हें फिर से परेशान किया? सुहानी ना में अपना सर हिला देती है। युवराज आगे कहता है, देखो, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो। सुहानी अपनी नजरें उठाकर युवराज को देखती है और कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। युवराज जानता था कि सुहानी उससे झूठ कह रही है। पद्मिनी की नजर सुहानी पर ही थी, लेकिन सुहानी इस बार युवराज की कोई मदद नहीं लेना चाहती थी। वो आगे कहती है, मैं चलती हूँ। युवराज सुहानी से कहता है, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूँ? सुहानी कहती है, नहीं, मुझे विवेक के पास जाना है। युवराज कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुहानी युवराज के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं। इससे पहले कि सुहानी आगे कह पाती, युवराज अपनी कार कीज उठाकर ऑफिस से बाहर निकलते हुए कहता है, अब मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी है। सुहानी युवराज से कुछ कह नहीं पाती है और उसे युवराज के साथ जाना पड़ता है। कुछ देर बाद सेंट थॉमस बॉयज हॉस्टल के बाहर एक बड़ी सी कार रुकती है। उस कार में युवराज और सुहानी बैठे थे। दोनों बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने पूरे रास्ते एक दूसरे से बात नहीं की थी। कार के रुकने पर युवराज कहता है, तुम चली जाओगी या? सुहानी कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी, निशा विवेक के साथ अंदर ही है। युवराज कुछ नहीं कहता, वो अपना सर हिला देता है। सुहानी युवराज की कार से निकलकर हॉस्टल के अंदर चली जाती है। सुहानी के अंदर जाने के बाद युवराज कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अपनी कलाई के निशान को देखने लगता है। उस निशान को बड़े ध्यान से देखते हुए युवराज कहता है, सुहानी के छूते ही वो दर्द, वो जलन सब ठीक कैसे हो गया? इधर सुहानी बॉयज हॉस्टल के वार्डन से स्पेशल परमिशन लेकर विवेक के कमरे में आ जाती है। विवेक के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, फिर भी सुहानी नॉक करके कमरे के अंदर जाती है। सुहानी देखती है कि विवेक अपने बेड पर उदास बैठा था। निशा भी उसके साथ ही बैठी थी। उसने विवेक के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। विवेक की आंखें अभी भी नम और सूजी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर तक रो रहा था। सुहानी भी निशा और विवेक के पास आकर बैठ जाती है। वो विवेक की फिक्र करते हुए कहती है, विवेक, तुम ठीक हो? विवेक अपनी नजरें झुकाए हुए हाँ में सर हिला देता है। सुहानी ने विवेक को कभी इस हालत में नहीं देखा था। वो तो हमेशा हंसता खेलता रहता था, लेकिन आज उसकी जो हालत थी उसे देखकर सुहानी को काफी बुरा लग रहा था। सुहानी समझ नहीं पा रही थी कि वो विवेक से क्या कहे। कुछ देर कमरे में खामोश रहने के बाद विवेक अपने आंसू पोंछते हुए अपने बेड से उठ जाता है। वो गुस्से में कहता है, बस अब बहुत हो गया, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। ऐसे ही चलता रहा तो वो मनुष्य साया एक एक करके हम सबको मार डालेगा। हमें अब कुछ करना ही होगा। निशा विवेक की बात सुनकर खामोश ही रहती है। सुहानी विवेक से हमदर्दी जताते हुए कहती है, विवेक, मैं समझ सकती हूँ तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, लेकिन अब हमें उस साय से बचकर रहने की जरूरत है। अब तक वो हमें इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि वो कमजोर था,
लेकिन इस अमावस्या के बाद से उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। हमें एक एक कदम सोच समझकर बढ़ना होगा। सुहानी की बात सुनकर विवेक का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो सुहानी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो तुम क्या कहना चाहती हो? हम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और अपनी बारी का इंतजार करें कि कब वो साया आए और हमें भी मार दे। सुहानी कोई जवाब नहीं देती। वो समझ रही थी कि विवेक सही कह रहा है। अगर वो लोग उस साए को रोकने की कोशिश ना भी करें तो भी वो साया उन लोगों को मार ही देगा। विवेक थोड़ा शांत होकर उन दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों को फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। विवेक के ऐसा कहते ही निशा भी उठ जाती है और विवेक के पास जाकर कहती है, विवेक, ये तुम क्या कह रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों तुम्हारे साथ है। सुहानी भी विवेक से कहती है, हाँ विवेक, निशा ठीक कह रही है, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि अब हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। तुम बस थोड़ा शांत रहो, कहीं जल्दबाजी में हम कोई गलती ना कर बैठे। विवेक गुस्से में कहता है, और कितना शांत रहूं? उस साए ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है और अब वो मुझसे जुड़े लोगों को भी मार रहा है। तुम ही बताओ, मैं कैसे शांत रहूं? सुहानी विवेक की बात समझ नहीं पाती। वो कंफ्यूज होकर कहती है, सब कुछ छीन लिया मतलब? सुहानी के ऐसा कहने पर विवेक सुहानी से अपनी नजरें फेर लेता है। वो कुछ कदम चलकर खिड़की के पास चला जाता है और हॉस्टल से बाहर की तरफ देखने लगता है। सुहानी को विवेक का बर्ताव कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी नजर विवेक से हटाकर निशा की तरफ ले जाती है और निशा को सवालिया नजरों से देखने लगती है। निशा उदास होकर कहती है, कुछ साल पहले उस साए ने विवेक के मॉम डैड को मार दिया था। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है। निशा के ऐसा कहते ही सुहानी के मन में अब 1000 नए सवाल आ गए थे, लेकिन उन्हें पूछने के लिए सुहानी के पास शब्द नहीं थे। सुहानी खामोशी से विवेक के बेड पर बैठ जाती है। विवेक अभी भी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहा था। शायद वो निशा और सुहानी से अपने आंसू छुपाना चाहता था। काफी देर तक कमरे में कोई एक शब्द भी नहीं बोलता। सुहानी के दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि उस साए ने कब और कैसे विवेक के पेरेंट्स को मारा, लेकिन उसे ये वक्त इन सवालों के लिए सही नहीं लगता। कुछ देर बाद सुहानी कहती है, ठीक है, हम फिर से शुरुआत करेंगे। सुहानी के ऐसा कहने पर विवेक सुहानी की तरफ देखता है। वो चलकर सुहानी के पास आता है और चेयर पर बैठ जाता है। निशा एक गहरी सांस लेकर कहती है, शुरू करेंगे, लेकिन कहाँ से? विवेक फौरन कहता है, पद्मिनी सिंघानिया, हमें उसी पर शक है ना? सुहानी कहती है, नहीं विवेक, हमें पद्मिनी पर सिर्फ शक है। हाँ, हमने उसे कुछ अजीब चीजें करते हुए देखा जरूर है, लेकिन उस बेस पर हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि वही वो साया है। विवेक कहता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सुहानी जवाब देती है, हमें 2 काम करने होंगे। निशा मुंह बनाकर कहती है, कौन से 2 काम? सुहानी सीरियस होकर कहती है, पहला काम ये कि हमें उस साए के बारे में पता करना होगा। अगर हमें उस साए को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए। उसके बिना हम उसके सामने 1 सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे। हमें पता करना होगा कि वो किसकी आत्मा है, उसकी मौत कब और कैसे हुई थी, उसे किसने जागृत किया और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे क्यों जागृत किया गया। विवेक झुंझलाहट के साथ कहता है, सुहानी, ये पता करना इम्पॉसिबल है। तुमने सुना नहीं है क्या? वो आत्मा 200 साल पुरानी है। उसके बारे में जो कोई भी जानता था वो अब तक मर चुका होगा। हम कैसे उसके बारे में पता करेंगे? निशा तुरंत जवाब देती है, हम कर सकते हैं। सुहानी और विवेक सवालिया नजरों से निशा को देखने लगते हैं। निशा आगे कहती है, ओके सुनो, आज तक शिमला पर कितने सारे राइटर्स ने बुक लिखी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि किसी ना किसी ने उस विशिंग वेल पर किताब जरूर लिखी होगी? हम वहाँ से शुरू कर सकते हैं। सुहानी और विवेक को निशा की बात बिल्कुल ठीक लगती है। विवेक निशा से सहमत होकर कहता है,
एग्जैक्टली और विशिंग वेल तो पूरे इंडिया में फेमस है। मैंने सुना है इस पर काफी रिसर्च भी हुए हैं। हम ऐसा कर सकते हैं। सुहानी आगे कहती है, इसके साथ ही हमें यहाँ के लोगों से भी बात करनी होगी। जैसे उस गांव में बाबा को विशिंग वेल के बारे में पता था, वैसे यहाँ भी ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे जो काफी कुछ जानते होंगे। विवेक सुहानी से कहता है, और दूसरा काम क्या है? सुहानी कहती है, वही हमारा पुराना टास्क। पद्मिनी अभी भी हमारी शक के घेरे में है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। सुहानी की बात खत्म होते ही निशा कहती है, यार ट्रस्ट मी, हमने इसके लिए पहले भी बहुत कोशिश की है। पद्मिनी सिंघानिया के बारे में सब सुनी सुनाई बातें हैं। कोई भी नहीं जानता कि 2007 से पहले पद्मिनी कहाँ थी। सच में कोई पद्मिनी है भी या नहीं? विवेक भी निशा का साथ देते हुए कहता है, हाँ सुहानी, निशा सच कह रही है। हमने अपने लेवल पर पूरी कोशिश की है, लेकिन उस पद्मिनी की हिस्ट्री पता नहीं कर पाए। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, सिर्फ एक ही इंसान है जो हमें पद्मिनी के बारे में सही इंफॉर्मेशन निकाल के दे सकता है। निशा तुरंत कहती है, कौन? युवराज सर? सुहानी ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं निशा, युवराज सर पद्मिनी के मामले में हमारी मदद नहीं करेंगे। निशा और विवेक सुहानी की तरफ देखते हुए एक साथ कहते हैं, तो कौन हमारी मदद कर सकता है? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ, एएसपी अर्नव सिंह। निशा और विवेक सुहानी का ये जवाब सुनकर चौंक जाते हैं और उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। क्यों सुहानी ने इस बार युवराज की जगह अर्नव से मदद लेने का फैसला किया? कौन है वो लड़की और क्या है उसकी युवराज से दुश्मनी की वजह? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।